नमस्कार, सिटी आई पर आपका स्वागत है। मैं हूं राखी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। प्रत्याशियों ने दिया विवरण, नामांकन पत्र में भरी पर्सनल डिटेल्स। डकैतों को वारदात से पहले ही दबोचा सीआईयू और मुरलीपुरा पुलिस ने। और महावीर जयंती 13 को राजस्थान जनसभा आयोजित करेगी विभिन्न कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्मर्स व राजस्थान इलेक्शन वॉच के द्वारा राजस्थान के 239 में से 238 प्रत्याशियों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया। ये सभी शपथ पत्र 2014 के लोकसभा चुनाव से संबंधित हैं और भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों को ये जानकारी दी गई। राजस्थान से 2014 लोकसभा चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों के आपराधिक, वित्तीय व अन्य पृष्ठभूमि के विवरण का विश्लेषण कार्य एडीआर ने किया, जिनसे जनता अपने नेताओं के विषय में ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सके। राजस्थान इलेक्शन वॉच के द्वारा चुनाव प्रत्याशियों की एक सूची भी जारी की गई है, जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि, गंभीर आपराधिक मामलों वाले प्रत्याशी एवं दलों के आधार पर आपराधिक मामले शामिल किए गए हैं। सूची के अनुसार 238 प्रत्याशियों में से 14 प्रत्याशी आपराधिक मामले वाले हैं। 238 में से 5 प्रत्याशी गंभीर आपराधिक मामलों में लिप्त हैं और 4 निर्दलीय हैं। और गंभीर मामले ऐसे हैं जिनके अंदर नॉन बेलेबल होते हैं और जिनके ऊपर 5 साल से ज़्यादा की सज़ा हो जाती है, ऐसे मामले हैं। और उसमें हत्या, बलात्कार और फिरौती, ये सारे मामले उसमें शामिल किए गए। और जो गंभीर प्रवृत्ति के नहीं हैं वो 238 में से 14 कैंडिडेट आए हैं, जो करीबन 6% है। दलों के आधार पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी से 20 में से 2 यानी 10%, कांग्रेस पार्टी में 20 में से 2 यानी 10%, आप पार्टी में से 17 में से 1 यानी 6%। और अब बात की जाए निर्दलीय प्रत्याशियों की तो उन्होंने 87 में से 6 यानी 7% उम्मीदवारों ने शपथ पत्रों में आपराधिक रिकॉर्ड भरे हैं। दो बातें बहुत स्पष्ट है कि आजादी के 60 साल बाद भी कोई भी राजनीतिक दल अपने पार्टी मैनिफेस्टो में 2 बातें नहीं लिखता है कि हम सारी आमदनी को, जो भी हमारे पास चंदा आएगा उसका हम खुलासा करेंगे, आरटीआई में देंगे। एक तो ये, और दूसरा जो इलेक्शन रिफॉर्म्स सालों से पेंडिंग है और चुनाव सुधार की बात को जब तक पार्लियामेंट एक्सेप्ट नहीं करती, ये तो बहुत अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, और वो भी बार पार्लियामेंट के मना करने के बाद भी फिर से सुप्रीम कोर्ट के आदेश से कम आज एफिडेविट हमारे सामने है। और उस एफिडेविट का ही आज नतीजा है कि 2001 के बाद कम से कम बीजेपी के 2003 के बाद जब से ये हुआ, लेकिन 2001 के इलेक्शन में भी बीजेपी के कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी की घोषणा नहीं की थी। आज उन्हें अपनी पत्नी की घोषणा करनी पड़ी कि मैं शादीशुदा हूं और मेरी पत्नी जशोदा बहन है। और ये उस कॉलम को खाली रखते थे, क्योंकि इस बार ये आदेश हुआ है कि अगर कोई कॉलम खाली रहेगा तो उसका जो नामांकन है वो रद्द हो सकता है। तो ये इसका मतलब हम कई बातें छिपाते हैं। और अब हमें पार्लियामेंट के माध्यम से, अगर हम पार्लियामेंट में 272 और 300 प्लस की बातें करते हैं तो हमें स्पष्ट तौर पर पार्टी मैनिफेस्टो में देना चाहिए कि अगर हमारा बहुमत आता है तो हम ये बातें करेंगे जो आम नागरिक से हम अपेक्षा करते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार को अगर मिटाना है तो हमें ये तय है कि इलेक्शन रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, आरटीआई को व्यापक तौर पर राजनीतिक दलों पर लागू करना पड़ेगा। और अगर हम ये नहीं कहते हैं तो इसका मतलब हमारी कथनी और करनी में अंतर है, और इसलिए राजनीतिक दलों के चरित्र को हमें समझना चाहिए। गौरतलब है कि 2001 तक जब भी कोई प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करता था तो वह नामांकन पत्र में अपने विषय में पूरी जानकारी नहीं देता था। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र में इस तरह की जानकारी वाले शपथ पत्र भरे हैं। ज्यादातर पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जारी धर्म और पैसों से चुनाव जीतने की कोशिश में है। इनके चलते पार्टियां अपने घोषणा पत्र के मुद्दों को सही से नहीं लगा रही। ज्यादातर पार्टियों को 33% आरक्षण देने की बात कही गई है, मगर इस बार के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने
20 में से 1 महिला को टिकट दिया है। कांग्रेस ने 20 में से 5 महिलाओं को टिकट दिया है और बसपा ने 18 में से 1 महिला को टिकट दिया है, जबकि आप पार्टी में 17 सीटों के अंदर से एक भी महिला को सीट के ऊपर टिकट नहीं दिया गया। जयपुर शहर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार गर्मी के साथ ही जोर पकड़ रहा है। शहर में दोनों ही प्रमुख दलों के कार्यकर्ता अब प्रचार करते हुए दिखाई देने लगे हैं। इस बार घर घर प्रचार करने का रुझान ज्यादा देखा जा रहा है। जयपुर शहर से भाजपा के रामचरण बोहरा, कांग्रेस के महेश जोशी और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार वीरेंद्र सिंह के बीच ही त्रिकोणीय मुकाबले के आसार बने हुए हैं। आमतौर पर जयपुर के लोगों का ध्यान इन 3 उम्मीदवारों पर ही केंद्रित है। रामचरण बोहरा के पक्ष में भाजपा कार्यकर्ताओं की टीम जुटी हुई है और बोहरा भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गौरतलब है कि भाजपा की परंपरागत सीट माने जाने वाली जयपुर सीट पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के खाते में चली गई थी और कांग्रेस के डॉक्टर महेश जोशी यहां से चुनाव जीत गए थे। इससे पहले भाजपा के दिवंगत नेता गिरधारी लाल भार्गव ने लगातार यहां से 5 बार लोकसभा में इस सीट पर प्रतिनिधित्व किया है। इस बार भाजपा चाहती है कि यह सीट वापस भाजपा के ही खाते में आनी चाहिए। जयपुर शहर से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार महेश जोशी भी अपने प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रचार प्रसार में दिन रात एक कर रखा है और कांग्रेस सीट पर फिर से कब्जा बरकरार रखना चाहते हैं। वहीं इस बार आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी उतारकर भाजपा कांग्रेस के लिए सीधे मुकाबले के बजाय इसे त्रिकोणीय मुकाबले में तब्दील कर दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव में केवल भाजपा कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच ही सीधा मुकाबला था। इस बार आम आदमी पार्टी की मौजूदगी से गणित बदल गया है। आम आदमी पार्टी के वीरेंद्र सिंह किसके कितने वोट काटेंगे, ये फिलहाल अनुमान से बाहर की बात है। आप पार्टी के उम्मीदवार सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक पद से इस्तीफा देकर चुनाव मैदान में कूदे हैं। पुलिस कमिश्नरेट की सीआईयू टीम और मुरलीपुरा थाने पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में डकैती की योजना बनाते हुए 6 जनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से पुलिस ने 2 देशी कट्टे में जिंदा कारतूस जब्त किए हैं। पुलिस कमिश्नर जंगा श्रीनिवास राव के निर्देश पर शहर के आपराधिक तत्वों पर निगरानी के लिए अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अपराध विपिन कुमार पांडे के नेतृत्व में डकैती करने से पहले ही अपराधियों को धर दबोचा गया है। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर विपिन कुमार पांडे ने बताया कि पकड़े गए डकैतों ने आरंभिक पुलिस पूछताछ में लूट एवं डकैती के सैकड़ों आपराधिक वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया है। गिरोह द्वारा लूट डकैती के साथ ही वाहन चोरी के सनसनीखेज मामले भी सामने आए हैं। चोरी किए गए वाहनों का बड़े स्तर पर शराब तस्करी में प्रयोग किए जाने के मामले भी पुलिस पूछताछ में सामने आए हैं। इसके अलावा इस गिरोह द्वारा एटीएम पूरा का पूरा उखाड़ कर ले जाने के साथ ही बहुत सी ऐसी वारदातों को भी अंजाम दिया गया है जिसमें व्यक्ति को एटीएम ले जाकर उसके पास खड़े होकर एटीएम से रुपए निकलवा कर एक दिन में अधिकतम राशि निकलवा लूट ली जाती है। उन्होंने बताया कि सीकर में एटीएम उखाड़ कर ले जाने और रेनवाल में भी लूट की बड़ी वारदातों में भी इसी गिरोह का हाथ रहा है। इसके अलावा पाली, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा में पेट्रोल पंपों पर हुई 3 लूटों में भी इसी गिरोह का हाथ रहा है। पुलिस पूछताछ में ये भी सामने आया है कि अपराध करने के बाद ये गिरोह वाहन को या तो लावारिस छोड़ देते हैं या फिर बड़े आपराधिक मामलों के अंतर्गत चोरी किए गए वाहनों को ये गिरोह इस्तेमाल करने के बाद जला देते थे। इसके अलावा वाहनों को हरियाणा व अन्य राज्यों में भी बिकवा भी देते थे। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर पांडे ने बताया कि क्रिमिनल इंटेलिजेंस के आधार पर पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि मुरलीपुरा क्षेत्र स्थित हाईवे के पास बैठे 5-6 लड़के जयपुर शहर में बड़ी डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर पुलिस आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 व्यक्तियों को मुरलीपुरा थाना क्षेत्र के हाईवे पर डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पकड़े गए इन शातिर अपराधियों ने जयपुर सहित जयपुर ग्रामीण, सीकर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा सहित अन्य जिलों में लूट, चोरी, डकैती सहित कई संगीन अपराध कबूल किए हैं। इनके द्वारा जयपुर ग्रामीण में रेनवाल में 28 मार्च को सहकारी समिति के कर्मचारी से 8,60,000 रुपए भी लूटे थे। इस लूट में डकैतों द्वारा उपयोग में ली गई वरना गाड़ी 25 मार्च को करधनी थाना क्षेत्र से रात्रि में चोरी की गई थी। इन सब अभियुक्तों में सबसे चौंकाने वाला तथ्य ये सामने आया है कि उक्त अभियुक्तों द्वारा विभिन्न वारदातों में जो भी कारें इस्तेमाल की गई वह अधिकांश चोरी की थी तथा वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग गाड़ियों को सुनसान जगह पर छोड़ देते थे या फिर जला दिया करते थे। आज ये हमारी क्राइम ब्रांच कई दिनों से इस
इन चीज़ों के पीछे लगी हुई थी कि कुछ गैंग सक्रिय हैं और जिनका इंटर स्टेट ऑपरेशन है, ये सूचना पर काम कर रहे थे। कल इस तरह की कोई सूचना मिली कि ये गैंग मुरलीपुरा एरियाज में और वेस्ट में कहीं पर कुछ बड़ी वारदात करने की फिराक में है। तो इस सूचना पर मुरलीपुरा थाना के साथ हमारी टीम ने, जो क्राइम ब्रांच की टीम है, उन्होंने 6 लड़कों को अरेस्ट किया है। ये जो लड़के हैं ये यहीं जयपुर और आसपास के रहने वाले लोग हैं, नागौर, जयपुर। इन्होंने, इनके पास से हथियार भी मिले हैं और ये कुछ बड़ी वारदात करने के अंजाम में थे। वो तो रुक गया, लेकिन इनकी पूछताछ से जो जानकारी मिली है वो बड़ी चौंकाने वाले हैं। इनकी पूछताछ से करीब इन्होंने 100 वारदातें विभिन्न तरह के, जिसमें करीब 20 से ज़्यादा तो लूट है और डकैती की, 20 से ज़्यादा लूट एंड डकैती की स्वीकार करी है। और गाड़ियाँ तो इनको पता ही नहीं है कि एक साल में हमने भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर में से कम चुराई है, कितनी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ हमने चुराई है। इन गाड़ियों का वो 3 चीज़ों में यूज करते थे, तस्करी करते थे, वारदात में प्रयोग करते थे। उसके बाद कई गाड़ियों को इन्होंने जला दिया है ताकि हमने एक बड़ी वारदात कर दी तो पकड़े नहीं जाए। 3-4 गाड़ियों के बारे में हमने बोला है कि जला दी, मौके पर खड़ी करके हमने जला दी। कई गाड़ियाँ पुलिस के साथ नाकाबंदी में लवारिस मिले हैं। 3-4 गाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया है, विभिन्न थानों में वो गाड़ियाँ लवारिस मिली हैं। 4-5 बार तो उनकी पुलिस से फायरिंग हुई है। पाली में फायरिंग की बात बता रहे हैं, नशीराबाद में फायरिंग की बात बता रहे हैं। जो बड़ी घटना इन्होंने जो अभी स्वीकार करी है उनमें से जो सीकर में 2 ATM उखाड़ के, पिछले दिनों जो घटना हुई थी, इसी साल की घटना है, 2 एक में से करीब 8 लाख, एक में करीब 22 लाख की पूरी ATM उखाड़ के बीच में पैसे निकाले, उसको फिर कहीं लवारिस उन्होंने जला के फेंक दिया था। वो वारदात स्वीकार करी है। 3 पेट्रोल पंप की वारदात स्वीकार करी इन्होंने, एक पाली की है, एक भीलवाड़ा की है और एक चित्तौड़ की है। साकेत कॉलोनी को रास्ता देने के लिए आदर्श नगर स्थित खड्डा बस्ती के 70 मकानों को तोड़ने के नगर निगम के फैसले के विरोध में स्थानीय लोग उतर गए हैं सड़कों पर। खड्डा बस्ती विकास समिति इस मामले में कोर्ट की शरण में जाएगी। विकास समिति के अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार व महामंत्री वसीम कुरैशी ने बताया कि यह कॉलोनी 1969 में बसी है। साकेत कॉलोनी विकास समिति के लोगों ने कोर्ट में गलत तथ्य पेश कर कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास किया है और इस कार्य में नगर निगम प्रशासन के अधिकारी भी लिप्त हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने 1995 से पहले बसी कॉलोनियों को यथावत स्थिति में नियमन करने का निर्णय किया है, जिसके संबंध में कॉलोनी वासियों ने सरकार के समक्ष आवेदन कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन ने उनके नियमन के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कुरैशी ने बताया कि खड्डा बस्ती के पास बसी अन्य कॉलोनियों का सरकार ने पूर्व में ही नियमन कर दिया था और उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवा दी, जबकि खड्डा बस्ती को आज तक नियमित नहीं किया गया है। एक्चुअल में हमारी ये जो खड्डा कच्ची बस्ती है ये करीब 45 साल पुरानी बस्ती है और यहाँ बहुत ही गहरे खड्डे हुआ करते थे। 28 से 30 फीट गहरे खड्डे थे। उनको पाट कर बस्ती वालों ने इसको रहने लायक बनाया। कई बार इसको पाटा गया, बहुत परेशानी आई। तब से लेकर आज तक संघर्ष करते आए खड्डा बस्ती के वाशिंदे, जो कि बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं और अपनी रोजी रोटी वहाँ पर बसर कर रहे हैं। चूँकि उस समय इस ज़मीन की किसी तरह की कोई कीमत नहीं थी, लेकिन खड्डा बस्ती के वासियों ने इसको पाट कर इसको लेवल कर कर इस लायक बनाया। तो नगर निगम की अब नीयत सही नहीं है। नगर निगम जब सोच रहे हैं कि अच्छे दामों में ये बिक जाएगी, इसका ऑक्शन कर देंगे, तो पास ही स्थित जो बाद में बसी यहाँ पर कि साकेत कॉलोनी विकास समिति के पदाधिकारियों से मिली भगत करके और वो एक रिट दाखिल करवा दी कोर्ट के अंदर और कोर्ट में गलत तथ्य पेश करके अदालत को गुमराह किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अब हमें यह भी नहीं पता था कि इन्होंने कोर्ट में 2011 में कोई रिट किए रास्तों को लेकर, जबकि हम ऑलरेडी वहाँ पर 45 साल से बसे हुए हैं। बाद में बसी हुई कॉलोनी को सारी फैसिलिटीज आज मिली हुई है, जबकि खड्डा बस्ती अपनी मूलभूत सुविधाओं से भी महरूम है। किसी तरह की कोई फैसिलिटी राज्य सरकार या नगर निगम की तरफ से नहीं दी गई। बस्ती वाले अपने खर्चे पर वहाँ पर अपनी सुविधाओं का सुख भोग रहे हैं। सरकार या नगर निगम प्रशासन का उसमें कोई योगदान नहीं है। राजस्थान जैन समाज जयपुर की ओर से भगवान श्री महावीर का 2613वां जन्म जयंती समारोह 11 से 13 अप्रैल तक मनाया जाएगा।
सभा के अध्यक्ष सुभाष चंद्र जैन ने बताया कि 11 अप्रैल को महावीर स्वामी का मंदिर गोपाल जी का रास्ता में कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। 12 अप्रैल को प्रभात फेरी दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा एवं 13 अप्रैल को सुबह 7 बजे महावीर पार्क से शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगी। वहीं कार्यक्रम में रक्तदान शिविर भी लगाया जाएगा, जिसमें करीब 300 लोग रक्तदान करेंगे। भगवान महावीर जयंती के अवसर पर सुबह 9:30 बजे झंडारोहण किया जाएगा। कार्यक्रम में धर्म सभा का आयोजन व स्मारिका का भी विमोचन किया जाएगा। महावीर जयंती समारोह जो कि प्रतिवर्ष की बात है, इस वर्ष में मनाया जा रहा है। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक महावीर जयंती के 3 दिन के कार्यक्रम का आयोजन राजस्थान जैन सभा द्वारा किया जा रहा है। राजस्थान जैन सभा ही एक राजस्थान में ऐसी संस्था है जो पिछले 60 साल से ये कार्यक्रम मनाई जा रही है और रजिस्टर्ड संस्था है। 11 तारीख को सायंकाल जौहरी बाजार में गोपाल जी के रास्ते में महावीर के मंदिर में सायंकाल भक्ति संध्या का आयोजन किया गया है। उस भक्ति संध्या में भक्तामद स्रोत और अलग अलग महिलाओं मंडलों के द्वारा भजन मंडलों की प्रस्तुति दी जाएगी। उस कार्यक्रम में दीप प्रज्वलन श्री रमेश जी गंगवाल हैं और उसके बाद में 12 तारीख को सुबह प्रभात फेरी जो कि 7:30 बजे महावीर पार्क से रवाना होकर लालजी सांड का रास्ता, चौड़ा रास्ता, गोपाल जी का रास्ता, जौहरी बाजार और मोती सिंह बोमिया का रास्ता, हल्दियों का रास्ता दड़े होते हुए चाकसू के चौक पे पहुंचेगी, जहां की राजस्थान जैन सभा का कार्यालय स्थित है। वहीं पे झंडारोहण का कार्यक्रम होगा। उस झंडारोहण के बाद में सायंकाल अहिंसा सर्किल जो कि सिक्किम में जेएनयू का एक ही सर्किल है, वहाँ पे 1008 दीपों से दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा। वहाँ पे भजन की प्रस्तुति होगी। सिक्किम जैन समाज और राजस्थान जैन सभा के सभी धर्मानुयायी लोग वहाँ उपस्थित होंगे। सुबह 13 तारीख को प्रातः 7 बजे महावीर पार्क से जुलूस का प्रारंभ होगा। वहाँ पे जुलूस में सभी संस्थाओं, महिला मंडलों, स्कूल के छात्राओं, बच्चे सभी उस जुलूस में शामिल होंगे। वहाँ से जुलूस प्रारंभ होके चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, बापू बाजार हो, न्यू गेट होते हुए रामलीला मैदान पहुंचेगा। इस जुलूस में करीब 24 झांकियाँ होगी, 24 महिला मंडल होंगे और स्कूलों के बच्चे करीब 2000 बच्चे सम्मिलित होंगे। इस जुलूस के अंदर पहली बार राजस्थान जैन सभा द्वारा एक 45 फुट की लंबी झांकी बनाई जा रही है, जो कि स्वचालित होगी। जियो और जीनो दो के जो भगवान महावीर का सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित होगी। इस झांकी के साथ साथ में रामलीला मैदान में जब जुलूस समाप्त होगा, उस जुलूस के बाद वहाँ धर्म सभा का आयोजन किया गया है। उस धर्म सभा में हमारे समाज के विशिष्ट लोग पधारेंगे, जिसमें झंडारोहण श्री गणेश जी राणा द्वारा किया जाएगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजेंद्र के गोदा समाचार जगत के संपादक वो करेंगे, प्रधान संपादक जो है। और उसी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री अशोक जी परनामी होंगे और सम्मानीय अतिथि श्री ज्योति जी खंडेलवाल महापौर होगी। विशिष्ट अतिथि शांति जी और मनोज जी सोगानी होंगे। इस प्रोग्राम के अंदर ही हम एक रक्तदान का प्रोग्राम भी करते हैं, जहाँ पे करीब 300 लोगों के रक्तदान किया जाता है। धर्म विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है और ये एक अनादि निधन धर्म है। ये धर्म एक स्वतंत्र धर्म है और इसके 24 तीर्थंकर वर्तमान काल में हैं, 24 भूतकाल में हो चुके हैं और 24 भविष्य काल में होंगे। वर्तमान काल के जो 24 तीर्थंकर हैं उसमें प्रथम तीर्थंकर भगवान आदिनाथ हैं और वर्तमान में जिन तीर्थंकर का शासन चल रहा है उनका अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर है। क्योंकि वर्तमान में उनका शासनकाल चल रहा है, इसलिए हम उनके जयंती महोत्सव को विशेष रूप से मनाते हैं। भगवान महावीर का इस वर्ष 13 अप्रैल को 2613वां जन्म जयंती महोत्सव हम मनाने जा रहे हैं। राजस्थान जैन सभा
जयपुर की नहीं, राजस्थान की एक प्रतिनिधि और पंजीकृत संस्था है राजस्थान जनसभा की ओर से हम पिछले 60 वर्षों से भगवान महावीर के इस जन्म जयंती महोत्सव को विशाल और भव्यतम तरीके से मनाते हैं। भगवान महावीर का इस वर्ष जो 2613वां जन्म जयंती महोत्सव मना रहे हैं, भगवान महावीर ने अपने उपदेशों में हमेशा जियो और जीने दो का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, अहिंसा पर विश्वास किया। आज भी उनके सिद्धांतों की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्होंने अपने समय में दी थी। आज भी भगवान महावीर के सिद्धांत पर अगर चला जाए तो देश में और विश्व में शांति कायम हो सकती है और नक्सलवाद और अहिंसा और आतंकवाद से मुक्ति पाई जा सकती है। भगवान महावीर के सिद्धांतों पर न केवल जैन धर्म के लोगों के लिए उपयोगी हैं, वो पूरे विश्व के मानव जाति के लिए भगवान महावीर के सिद्धांत उपयोगी हैं। हम इस जन्म जयंती को सभी धर्मों के लोगों को ये प्रेरणा देने के लिए मनाते हैं और एक विशाल भव्य जुलूस में उनके जीवन पर आधारित और उनके सिद्धांतों पर आधारित झांकियाँ प्रदर्शित करके आम जन को ये बताना चाहते हैं कि भगवान महावीर के सिद्धांत न केवल पूर्व में बल्कि वर्तमान में भी उनका उतनी ही उपयोगिता है जितनी उस समय थी। जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए हैं उनकी जन्म स्थल बिहार के झारखंड के पावापुरी में है। पावापुरी में उनका निर्वाण हुआ था और 2613 वर्ष पूर्व नालंदा में वसोकुंड में और कुंडलपुर ग्राम में उनका जन्म हुआ है और झारखंड के ही पावापुरी क्षेत्र में उनका निर्वाण हुआ। भगवान महावीर जो हमारे धर्म के 24वें तीर्थंकर है, उनका विशाल मंदिर वहाँ कुंडलपुर उनके जन्म स्थान पर भी स्थित है और उनके निर्वाण स्थल पावापुरी में भी एक विशाल जल मंदिर में उनके चरण स्थापित हैं। भगवान महावीर के मुख्य मंदिरों में राजस्थान में भी एक अतिशयकारी मंदिर है जो करौली जिले के श्री महावीर जी में स्थित है। वहाँ एक जो प्रतिमा है वो इस प्रकार प्रतिष्ठित हुई है कि आज भी उसके न केवल जैन धर्म के अनुयायी बल्कि मीणा, गुर्जर और सभी जातियों के लोग साष्टांग दंडवत करते हुए वहाँ अपनी मनोकामना पूर्ण करने आते हैं। भगवान महावीर के इस विशाल और भव्यतम मंदिर की न केवल राजस्थान और भारत में बल्कि पूरे विश्व में मान्यता है। डिगी कल्याण जी व थाना गाजी बालाजी मंदिर के लिए गुरुवार को शहर के विभिन्न भागों से ध्वजा पद यात्राएं रवाना हुई, जिसमें भक्त जयकारे लगाते व नाचते हुए पैदल ही चल रहे थे। चांदपुर स्थित गोपीनाथ जी के मंदिर से डिगी कल्याण जी के लिए 55वीं पद यात्रा रवाना हुई, जिसमें भक्त डिगी कल्याण जी के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे, जिसमें महिलाएं एवं पुरुषों ने भाग लिया। यह यात्रा डिगी कल्याण जी के 14 अप्रैल को पहुंचेगी एवं 15 अप्रैल को वहां भंडारा आयोजित किया जाएगा। वहीं नवी ध्वजा यात्रा खजानों वालों के रास्ते से रवाना हुई, जो अलवर जिले के थाना गाजी के बालाजी मंदिर में 15 अप्रैल को पहुंचेगी। इस यात्रा में काफी संख्या में महिला और पुरुषों ने भाग लिया। यात्रा के दौरान भक्त बाबा के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। शोभा यात्रा 55वीं पदयात्रा शोभा यात्रा गोपीनाथ जी मंदिर से सुबह 10:30 बजे रवाना हुई है। आज 10 तारीख को अभी ये शाम को जाके मधरामपुरा रुकेगी, उसके बाद चोसला होते हुए रैनवाल जाएगी, रैनवाल के बाद फागी के बाद चोसला फिर डिग्गी पहुंचेगी। 14 तारीख को डिग्गी पहुंचेगी, 15 तारीख को भंडारा है। इसमें करीब 140 लोगों ने भाग लिया है। पुरानी बस्ती गोपीनाथ जी मंदिर से शोभा यात्रा रवाना हुई है और ये 55वीं शोभा यात्रा है। देश में चल रही सैयद मुश्ताक अली T20 प्रतियोगिता में राजस्थान ने केरल को अंतिम ओवर तक खेले गए रोमांचक मैच में 3 विकेट से हराया। टॉस हारकर पहले खेलते हुए केरल ने निर्धारित 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 172 रन का स्कोर बनाया। राजस्थान के लिए अनिकेत चौधरी, आदित्य गढ़वाल व गजेंद्र सिंह ने एक विकेट लिए। विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान के कप्तान राजेश बिश्नोई सीनियर के शानदार आक्रामक अर्धशतक की सहायता से मैच में जीत हासिल की गई। राजेश ने 36 गेंदों में 75 रनों की तूफानी अर्धशतकीय पारी में 6 छक्के और 5 चौके लगाए। नरेश गहलोत 42 रन, दिव्य प्रताप सिंह हाड़ा नाबाद रहते हुए 27 रन का योगदान दिया। वहीं पुनीत यादव ने भी 17 रन बनाकर कप्तान का भरपूर साथ दिया। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावों को लेकर हुए विवाद में एक तरफ तो आईपीएल मैचों को जयपुर से शिफ्ट करके अहमदाबाद भेज दिया गया है,
वहीं दूसरी तरफ इस विवाद के कारण अभी तक चुनाव परिणाम भी घोषित नहीं किए गए हैं। आरसीए के चुनाव से पहले ही बीसीसीआई द्वारा निर्देश दिए गए थे कि इन चुनावों में ललित मोदी का नामांकन किया जाएगा तो बीसीसीआई द्वारा आरसीए की मान्यता रद्द कर दी जाएगी। आगामी 15 अप्रैल को आरसीए और बीसीसीआई के विवाद की सुनवाई होनी है। एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रत्याशियों ने दिया विवरण, नामांकन पत्र में भरी पर्सनल डिटेल्स। डकैतों को वारदात से पहले ही दबोचा सीआईयू और मुरलीपुरा पुलिस ने। और महावीर जयंती 13 को राजस्थान जनसभा आयोजित करेगी विभिन्न कार्यक्रम। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ शहर की हर खबर सिटी आई पर।